मैंने बताया था कि मैटर वेव थ्योरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी पीवाईक्यूज लगाएंगे आज हम लोग, और पीवाईक्यू से बहुत क्लियर हो जाएगा कि मॉडर्न फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है ना, ये चैप्टर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपको इसके सारे फार्मूलाज याद है, जो कि बहुत सारे नहीं हैं। एक चीज़ तो है कि 2-3 मेन फार्मूला है, बाकी सारे फार्मूला इंटरकनेक्टेड है उस चीज़ से। अगर आपको सारे फार्मूलाज अपने फिंगर पॉइंट्स पे याद है ना, विद इन सेकेंड्स अब इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि 99% क्वेश्चंस इसके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, डुअल नेचर ऑफ लाइट पे आते हैं हम लोग। डुअल नेचर ऑफ लाइट एज द नेम सजेस्ट कि हम लोगों ने साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखा ना, कि जो मेरी लाइट है वो डुअल नेचर दिखा रही है। डुअल नेचर कौन कौन से होते हैं लाइट के? तो लाइट की दो नेचर डिफाइन की गई, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। ठीक है, मतलब कि लाइट की प्रॉपर्टीज को जब निकाला गया ना कि ये वेव है या ये पार्टिकल है, तो देखा गया कि लाइट के बहुत सारे फिनोमिनन्स हैं जो उसको एज अ वेव ट्रीट करने को मजबूर कर देते हैं हम लोगों को, और बहुत सारे फिनोमिनन हैं जो उसको एज अ पार्टिकल ट्रीट करने पे मजबूर कर देते हैं। मतलब कि लाइट के पास डुअल नेचर है। कभी वो वेव की तरह प्रोपोगेट करती है, कुछ उसकी फैसिलिटीज जो है वो एज अ वेव है। जो प्रॉपर्टीज हम वेव में देखते हैं किसी एक, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या हमारी जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, इनमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही प्रॉपर्टीज लाइट में देखी गई। और कुछ प्रॉपर्टीज जो पार्टिकल्स में होती है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इन पार्टिकल में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लाइट में उनमें उसकी भी देखी गई। तो वहां से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि जो मेरी लाइट है वो एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइट की डुअल नेचर है। तो देखिए कौन कौन से फिनोमेना है, किस चीज के एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, diffraction, interference, diffraction are explained only on the basis of wave theory of light. These phenomena verify the wave nature of light. मतलब कि जो मेरा रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी है, जो रिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी है, इंटरफेरेंस का प्रॉपर्टी है, डिफ्रैक्शन का प्रॉपर्टी है, ये सारे प्रॉपर्टीज एक स्टैंडर्ड वेव फंक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। ये सारी वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि लाइट में होती है, तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइट जो है ना मेरी एक वेव है। ठीक है, तो ये बताती है कि वेव नेचर ऑफ लाइट है। अच्छा, अगेन कुछ फिनोमिना है, एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। इसमें आपको कॉम्पटन इफेक्ट नहीं पता होगा, पेयर प्रोडक्शन नहीं पता होगा, पेयर एनिहिलेशन भी नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है ना आप लोगों को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम किस चीज का हो रहा था, अगर आप लोग को याद हो तो फोटॉन से हम लोग काम कर रहे थे। और फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स पार्टिकल है। अगर ये चीजें नहीं पता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई होप आप लोगों सबको को याद होगा, उसमें हम लोग फोटॉन से खेल रहे थे। और फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स पार्टिकल है। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को एज्यूम करना पड़ा कि लाइट एक पार्टिकल है। यहीं से साइंटिस्ट ने यह निकाला कि लाइट की डुअल नेचर है। लाइट अपने टाइम्स पे वेव भी की तरह ट्रीट करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आ चुका था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स इट्स वेव नेचर या एक्सप्लेन्स इट्स पार्टिकल नेचर। तो चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा जो आपको बता रहा होगा कि वो पार्टिकल है या वेव है। उस हिसाब से आप लोग याद रखिएगा कि लाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से उसको हम लोग वेव कहते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से उसको हम लोग पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, कैन ओनली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो मैंने अभी बताया कि फोटॉन्स मेरा एक पार्टिकल होता है, तो फोटॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करना पड़ता है। These phenomena verify the particle nature of light. It is inferred that light does not have any definite nature, rather its nature depends on its experimental phenomenon. तो इससे कहा गया कि लाइट की कोई डेफिनेट वो नहीं है, नेचर नहीं है। जैसा ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा, जैसे ऐसे प्रॉपर्टीज होगी, उसके हिसाब से हम लोग उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस इज नोन एज डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसी चीज को हम लोग कहते हैं लाइट की डुअल नेचर है। द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर बोथ कैन नॉट बी पॉसिबल साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर बोथ कैन नॉट बी पॉसिबल साइमल्टेनियसली। मतलब कि ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक फिनोमिना में लाइट वेव भी होगी और पार्टिकल भी होगी। हर फिनोमिना में आइदर वाला ऑप्शन है, एंड वाला ऑप्शन नहीं है। आइदर वेव और पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल और वेव दो अलग अलग चीजें हैं।
तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो वेव में भी देखने को मिलती है और पार्टिकल में भी देखने को मिलती है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टीज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी लाइट के लिए भी। लाइट की अगर फ्यूचर में भी हम लोग कोई प्रॉपर्टीज निकालते हैं तो यही एज्यूम किया गया है कि या तो वो प्रॉपर्टी वेव से मिल रही होगी या वो प्रॉपर्टी पार्टिकल से मिल रही होगी। नेक्स्ट आते हैं डे ब्रोगली हाइपोथेसिस पर। तो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट का नाम था, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने आइंस्टीन्स के इक्वेशंस और बाकी जितने भी लाइट के प्रॉपर्टीज थी ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सबको मिला करके अपना एक कंक्लूजन निकाला था कि कैसे हम लोग लाइट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटर मैनर में। तो डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली इमेजिन्ड दैट as light possesses both wave and particle nature, similarly matter must also possess both nature particle as well as wave. De Broglie imagined that despite particle nature of matter, waves must also be associated with material particles. Wave associated with material particles are defined as matter waves. इसका मतलब क्या है? डी ब्रोगली के दिमाग में घुसने की कोशिश कीजिए। डी ब्रोगली ने क्या सोचा, और ये सिर्फ इनका सोच था, इनके पास सबसे मजे की बात यह है, थोड़ा सा साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं मैं आप लोगों को। जब डी ब्रोगली साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था ना लोगों को, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी इस चीज की। एक्सप्लेनेशन इन द सेंस कि वो किस थ्योरी के बेस पे कह रहे हैं, क्या कैलकुलेशन उनके, कुछ नहीं था उनके पास। बस वो ऐसे ही गए और लोगों को बता दिया कि मैटर वेव थ्योरी मैंने कुछ बनाई है। लोगों ने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया। बाद में साइंटिफिक रिसर्चेज हुई और उस पर कैलकुलेशंस हुए, तो पता चला कि अच्छा, डी ब्रोगली साहब ने जो कहा था वो तो सही कहा था। उनके मरने के बाद ये सब कुछ हुआ था। कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को लिया, इसलिए इसका नाम आप लोग देख सकते हैं हाइपोथेसिस कहा गया। हाइपोथेसिस मतलब जो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह प्रेजेंट की जाती है, जिसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। और यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है इमेजिन्ड, इमेजिन किया गया था। इन्होंने बस एक हाइपोथेसिस इमेजिन किया था, इनकी दिमागी सोच थी, कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं था इसके इनके पास। बाद में जाकर के इनकी इस थ्योरी को प्रूव किया गया था साइंटिस्ट के रिसर्च वर्क के कारण। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा ना, कि इनकी सोच बहुत ही सिंपल थी। मेरे पास लाइट है, ठीक है, लाइट को इन्होंने कहा कि लाइट एक पार्टिकल ही है मेरे लिए, और अगर लाइट एक पार्टिकल है तो उसमें मैं देख रहा हूं कि उसमें वेव्स के नेचर हैं। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब कि पहले मैं लाइट को पार्टिकल ट्रीट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि उसमें वेव नेचर है। क्या मैं उल्टा जा सकता हूं? तो वो उल्टा गए। उन्होंने कहा कि जब लाइट एक पार्टिकल है और उसके पास वेव नेचर है, तो ये हो सकता है कि हर एक पार्टिकल के पास भी वेव नेचर हो। वेव नेचर हो मतलब कि अगर A इज इक्वल टू बी है और B इज इक्वल टू सी है, तो A इज इक्वल टू सी वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर लाइट इज इक्वल टू पार्टिकल, A इज इक्वल टू बी, और पार्टिकल इक्वल टू और उसमें C वेव नेचर है, तो A इज इक्वल टू सी भी होना चाहिए। बस बेसिकली यही इनका फंड था कि अगर लाइट एक पार्टिकल है और उसके पास वेव नेचर है, तो लाइट के जैसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया, मेरा प्रोटॉन हो गया, मेरा न्यूट्रॉन हो गया, सारे पार्टिकल्स के पास वेव नेचर होने ही होने चाहिए। बस हम लोगों ने उनको डिस्कवर नहीं किया है। तो ये उन्होंने एज्यूम किया था, बाद में जो कि चीज जाके सच हुई। और ऐसे पार्टिकल को उन्होंने कहा मैटर वेव्स, सॉरी, ऐसे वेव्स को उन्होंने कहा मैटर वेव्स। मतलब कि मैटर से जो वेव्स निकल रही हैं उसको मैटर वेव्स का, मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में जो भी वेव्स की नेचर होंगी, इन सारी वेव्स को हम लोग कहेंगे मैटर वेव्स। तो ये उनकी हाइपोथेसिस थी डी ब्रोगली साहब की। इतना तक क्लियर है आप लोगों को? ये पूरी जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आप लोगों को बताई, ये पूरी थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है? डी ब्रोगली साहब की हाइपोथेसिस, उनके कंक्लूजन्स, डुअल नेचर ऑफ लाइट, सब कुछ क्लियर है। वो चीज याद रखिएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी लाइट को एक पार्टिकल बनाती है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी लाइट को एक वेव बनाती है, ठीक है? वो चीज जरूर याद रखिएगा आप लोग। यस सर, यस सर, चलिए बढ़िया। टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं कि डी ब्रोगली साहब की जो हाइपोथेसिस थी उसको किस कैलकुलेशंस के साथ एक्सप्लेन किया गया। तो देखिए, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक पार्टिकल है, उसके पास मास m है, उसके पास वेलोसिटी v है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। उसको मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर बाई 2m। p जहां पे मेरा क्या होता है?
मोमेंटम होता है, मोमेंटम। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं एम इंटू वी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के इस फॉर्मूला में दोनों साइड एक एक एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये बन जाएगा एम इंटू के ई इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर को क्या मैं हाफ एम वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये यहां से एम वी को मैंने पी उठाया, इसको मैंने लिखा हाफ पी स्क्वायर एम इंटू के ई इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर। ये वाला एम को डिनोमिनेटर में लेकर के आया तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन गया पी स्क्वायर अपॉन 2m। यही फॉर्मूला वहां पे यूज किया गया है। अगर आप लोगों को पता था तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता था तो मैंने यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दिया। तो हाफ एम वी स्क्वायर भी मैंने लिखा और पी स्क्वायर बाय 2m भी मैंने लिखा। अब देखो इन दोनों चीजों को जब मैं इक्वेट करूंगा, इक्वेट कैसे करूंगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को मैं क्या लिख सकता हूँ 2e बाई एम अंडर रूट, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एम वी होता है तो इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज आ गई मेरे पास। अब वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं वेवलेंथ को, जिसको कि h बाई पी कहते हैं। क्यों h बाई पी कहते हैं ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है मेरे पास फॉर्मूला, मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। एच यहाँ पे क्या होता था मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट होता था, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वेवलेंथ का मुझे पता है h बाई पी होता है, p को मैंने mv लिखा, mv की वैल्यू मैंने यहां डाल दी h बाई अंडर रूट 2me। तो यहां से मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला एक पार्टिकल का जो वेव नेचर है उसका वेवलेंथ कितना हो सकता है। जो चीज डी ब्रोगली अपने इक्वेशंस में करना चाह रहे थे उस चीज का अब मेरे पास एक थ्योरेटिकल प्रूफ है, एक कैलकुलेटिव प्रूफ है मेरे पास कि हर एक पार्टिकल का एक लैम्डा एग्जिस्ट कर सकता है। तो बेसिकली हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने किया है मेरे पास जो पार्टिकल है उसके पास मोमेंटम p होता है, मेरे पास जो वेव्स हैं उसके पास भी मोमेंटम p होता है। ये पार्टिकल और ये जो वेव्स का मोमेंटम है ना, इसको मैंने इक्वेट कर दिया है बस, ठीक है। पार्टिकल के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी होता है। वेव्स के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा होता है। मैंने बस इस दोनों चीज को इक्वेट करने की कोशिश की है, ठीक है, बस इस चीज को इक्वेट करने की कोशिश की है। अब इस हाफ एम वी को मैंने v के टर्म्स में लिखा है, एनर्जी के टर्म्स में लिखा है। कैसे लिखा है, मैंने एनर्जी को कहा था हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको कि मैंने कहा पी स्क्वायर बाई 2m। इन दोनों चीज को जब मैंने इवेल्युएट किया तो मेरे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2e बाई एम का अंडर रूट, 2e बाई एम का अंडर रूट, ठीक है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, दोनों साइड m m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एम वी इज इक्वल टू m इंटू अंडर रूट 2e बाई एम। ये अंडर रूट के अंदर जब जाएगा ये वाला m मेरा, तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर बन जाएगा, m स्क्वायर 2e बाई एम। यहाँ से एक m से एक m घटा, ये mv मेरा बन जाएगा p। तो हो गया मेरे पास p इज इक्वल टू अंडर रूट 2me, यानी कि मोमेंटम का मेरे पास क्या फॉर्मूला आ गया, 2 इंटू मास इंटू एनर्जी। ये मेरे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसी चीज को यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे 2me का अंडर रूट करके। मैंने थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को एक एक पार्ट क्लियर रहे, ठीक है। कोई चाहे तो इन दोनों को इक्वेट करके डायरेक्टली निकाल सकता था, ठीक है। तो 2me मेरे पास आ गया मोमेंटम का फॉर्मूला। अब ये मोमेंटम किस चीज का मोमेंटम है, ये मेरा पार्टिकल का मोमेंटम है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था आप लोगों को कि मैंने इस पूरे चीज में क्या किया गया है, डी ब्रोगली साहब के हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए पार्टिकल का मोमेंटम और वेव्स का जो मोमेंटम है, क्योंकि देखो पार्टिकल के पास मास होता है, वेव्स के पास मास नहीं होता है। जो एक चीज पार्टिकल और वेव्स दोनों में कॉमन है वो है मोमेंटम। उसी चीज को पकड़ करके इस पूरी थ्योरी को बनाया गया है कि अगर पार्टिकल के पास मोमेंटम है और वेव्स के पास मोमेंटम है तो इन दोनों के मोमेंटम को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाला है पार्टिकल का मोमेंटम। वेव्स का मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। यहां से मैंने डाल दिया 2me इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा।
लैम्डा की वैल्यू आ गई h/√2me। लैम्डा की वैल्यू क्या आने से क्या होगा, लैम्डा से पता चल गया वेवलेंथ है ये मेरा। अगर मैं किसी चीज का वेवलेंथ निकाल लिया तो उसका मतलब क्या है कि ये मेरा क्या है, वेव्स है। वेवलेंथ किसके पास होगी, वेव्स के पास होगी। मैंने पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल लिया तो क्या मैं इसको मैटर वेव्स कह सकता हूँ, मैटर वेव्स। तो मैंने प्रूफ कर दिया डी ब्रोगली साहब की हाइपोथेसिस को। डी ब्रोगली यही कहना चाह रहे थे कि हर एक पार्टिकल का एक वेव एग्जिस्ट करता है। मैंने उस पार्टिकल का मोमेंटम को यूज करके उस पार्टिकल का वेवलेंथ निकाल दिया। वेवलेंथ आने का मतलब हो गया कि वो पार्टिकल एक वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं उसको, और अगर किसी पार्टिकल को वेव्स की तरह ट्रीट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मैटर वेव्स। यही पूरे इक्वेशन में करना चाह रहे थे ये लोग, h/√2me। The order of magnitude of wavelength associated with macroscopic particle is 10 to the power minus 24 एंगस्ट्रॉम। ये आपके काम की नॉलेज नहीं है, बस इतना सा बात है कि जो पार्टिकल का जो वेव्स होता है ना वो बहुत छोटा होता है, बहुत 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 छोटा होता है। 10 टू द पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करें तो 10 टू द पावर माइनस 24 और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर माइनस 10, तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो देख लीजिए 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर, इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा इसका वेवलेंथ है इसका। तो बहुत छोटा होता है, डजेंट मैटर। हमने प्रूफ कर दिया जो हमको प्रूफ करना था कि पार्टिकल का एक वेवलेंथ एग्जिस्ट कर रहा है एक्चुअल में। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है कि द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ whose measurement is possible is that of gamma rays. This is the reason why the wave nature of macroscopic particle is not observable. कि जो हमारी एक्चुअल वेव्स होती हैं, जो अल्फा बीटा गामा रेज हैं, उनकी जो मिनिमम वेवलेंथ है ना वो 10 टू द पावर माइनस 5 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इनको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेवलेंथ है वो मैंने कितना बताया, 10 टू द पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो ये देखो, ये 10 टू द पावर माइनस 5 एंगस्ट्रॉम, ये माइनस 24 एंगस्ट्रॉम, कितना ही छोटा है ये। तो ये ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, इसको हम लोग डिवाइस के थ्रू ट्रेस नहीं कर सकते, रेगुलर डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है। The wavelength matter associated with the microscopic particles like electron, proton, neutron, alpha particle, atom, molecule is of the order 10 to the power minus 10 meter. It is equal to the wavelength of X-rays, which is within the limit of measurement. Hence, the wave nature of this particle is observable. इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के अप्रोक्स, मतलब कि एक एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स इसका वेवलेंथ होता है। अच्छा, इसको मैंने कैलकुलेट कैसे किया है, देखो h की वैल्यू डालोगे, मास की वैल्यू डालोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास डालोगे और उसकी एनर्जी डालोगे जब वो v वेलोसिटी से घूम रही, कुछ भी वेलोसिटी मान के डाल दोगे, लैम्डा की वैल्यू वहां से निकलेगी। वो अप्रोक्सीमेटली होती है एक एंगस्ट्रॉम के बराबर, यानी कि ये विजिबल रेंज में है। गामा रेस की 10 टू द पावर माइनस 5 होती है, अल्फा रेस की 1 होती है, 1 एंगस्ट्रॉम, सॉरी एक्स रेस की, तो एक्स रेस के बराबर है। तो ये ऑब्जर्वेबल यूनिट में आ जाती है, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्वेबल रेंज में आ जाती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। डी ब्रोगली का इक्वेशन का प्रूविंग क्लियर है पूरा। पार्टिकल नेचर के मोमेंटम को वेव नेचर के मोमेंटम से इक्वेट किया गया है बस। ठीक है, फॉर्मूलाज सारे बेसिक फॉर्मूला है हमारे, बस उन्हीं फॉर्मूलाज को उलट पुलट किया गया है, एक का मोमेंटम निकाल करके दूसरे के मोमेंटम में डाला गया है। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड तो थोड़ी सी ज्यादा अनक्लियर है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल के साथ जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो अनचार्ज पार्टिकल थी, एम मास और वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अब हमारी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू है, उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस वी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हाफ एम वी स्क्वायर अभी भी लिखेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू वी। एनर्जी की वैल्यू Q इंटू वी होती है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में पढ़ा होगा, याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए, बाद में वेरीफाई कर लीजिएगा। अच्छा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मैंने अभी अभी निकाला 2me, उसको रिप्लेस करूंगा इस चीज से, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड वहां पे भी रिप्लेस करके वहां पे इवेल्युएट कर दूंगा। इसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए देखो मैं क्या कह रहा हूँ ना, अब तक मैंने जो भी चीजें एक्सप्लेन करी थी वो क्या थी, एम मास का था और वी पोटेंशियल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ,
मेरे पास जो पार्टिकल है ना वो चार्ज्ड पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है कि उसके पास क्यू चार्ज है और वो वी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आया है। इसकी जब मैं एनर्जी लिखना चाहूँ तो एक तो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, जो वी वेलोसिटी है छोटा वाला वी, इसी की सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू वी हो जाएगी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला फॉर्मूला मैं कहाँ से लेके आया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर से लेके आया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर से। तो मेरी बात मान लीजिए और अगर याद है तो वेल एंड गुड। तो ई का वैल्यू मैंने क्यू वी रख दिया। अब जहां जहां मैंने यूज किया था ना ई, वहां वहां मैं क्यू वी रख दूंगा। मेरा फाइनल क्या आया था इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई। ये था मेरा फाइनल इक्वेशन वेवलेंथ का। ठीक है, अगर मैं इसमें एक चार्ज पार्टिकल का वेवलेंथ निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या फॉर्मूला डाल दूंगा, ई इज इक्वल टू क्यू वी डाल दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी। ठीक है, बस इतनी सी काम करनी थी आप लोगों को। ये चार्ज पार्टिकल किसके लिए बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा के लिए, क्योंकि ये सब चार्ज पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स एक्सेट्रा, इनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं अब। तो उनकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू वी। जो सेम ये वाला फॉर्मूला था, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ये वाला फॉर्मूला निकाल के लाया हूं मैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एच की वैल्यू, ये तीन चीज डालते ही मैं निकाल लूंगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है वेवलेंथ मेरा। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता होती है हमेशा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता होता है और पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता होता है। इतनी चीजें को जब मैं वैल्यू डालूंगा तो यहाँ से मैं लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। यही चीज यहाँ कैलकुलेट की गई है, एज एन एग्जाम्पल शो किया गया है। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को इसको याद रखने की। बस याद एक चीज क्या याद रखिएगा कि जो लैम्डा होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√v के। क्यों, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, बस इसमें वेरी वेरी जो कर रहा है वो है ना मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे वेरी कर रहा है देखो, एच भी मेरा कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट होता है, चार्ज उनका हमेशा कांस्टेंट होता है, टू नंबर कांस्टेंट है उनका। तो क्या इनका नहीं कांस्टेंट है, ये जो v की वैल्यू है ये उनकी नहीं कांस्टेंट है, ये v वाली वैल्यू। तो यहां से मैंने एक चीज जो फायदेमंद निकाली है वो है मेरा लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√v। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। कई बार पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू वेवलेंथ को कंपेयर करने दे देगा कि इतनी इतनी पोटेंशियल डिफरेंस है, तीन पार्टिकल है मेरे पास मान लो, कह दिया एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तीन पार्टिकल है मेरे पास, तीनों की पोटेंशियल डिफरेंस दे देगी 10, 20, 30। कहेगा कि बताओ किसका वेवलेंथ सबसे बड़ा है या किसका वेवलेंथ सबसे छोटा है। तो उस टाइम पे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं बैठना है, एच की वैल्यू डाल रहे हैं, मास की वैल्यू डाल रहे हैं, चार्ज की वैल्यू डाल रहे हैं, बस इतना सा इस छोटे से फॉर्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा कि वेवलेंथ किसका कितना होगा उस हिसाब से, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस किसका कितना होगा उस हिसाब से वेवलेंथ कितना वेरी कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चार्ज पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली साहब की जो थ्योरी है वो कैसे काम कर रही है वो क्लियर है। यस सर, चलो बढ़िया, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इतना पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एटम्स चैप्टर आप लोग खत्म कर चुके हैं। एक बार रिकैप कीजिएगा इस चैप्टर को घर जाकर के, आई मीन क्लास खत्म होने के बाद रिकैप जरूर कीजिएगा इस चैप्टर को। बहुत आसान सा चैप्टर है, सारे फॉर्मूले दो चार फॉर्मूला पे घूम फिर करके मिल जाते हैं। अगर मैं एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आप लोगों को देना चाहूँ, छोटी सी लिस्ट में दे देता हूँ आप लोगों को, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। एक तो एच ई इज इक्वल टू, सॉरी,
E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एक ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत काम का है। इसी को E इज इक्वल टू एच न्यू भी कहा जाता है। C मेरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा मेरा क्या है, वेवलेंथ, न्यू क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एक और मैंने बताया था, E माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसके 3-4 फॉर्मेट मैंने आपको बताए थे, एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक हमने आज पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 me, और इसी में जब चार्ज पार्टिकल आ जाएगा तो आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m⁴v। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है आइंस्टीन के दो थ्योरी को मिला करके, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, और ई इज इक्वल टू एच सी लैम्डा आप लोग जानते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब मैं ई को मिलाऊंगा तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा बन जाएगा। सी से सी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो एम सी को, सी मेरी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। तो जब एक जनरल टर्म में बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट तो जनरल नहीं होती है, जनरल में क्या हो जाएगा, वो v बन जाएगा, वेलोसिटी। तो यहां से मैंने लिखा एम वी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, सी तो यहां से कैंसिल हो गई, एच बाई लैम्डा, एच बाई लैम्डा। अच्छा, एम वी क्या होता है मेरा, मेरा एच वी होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम की वैल्यू आ गई मेरे पास एच बाई लैम्डा। बस इतने ही, एक, दो, तीन, चार, और एक कोई और फॉर्मूला होगा, एक या दो, या नहीं ही होगा। यही 3-4 फॉर्मूले पे आपकी पूरी एटम्स का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो टिका हुआ है। बस इतने 3-4 फॉर्मूले आपके दिमाग में होंगे ना, इन्हीं से घुमा फिरा कर इसके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, आई होप कि आप लोग इस पर अपने नंबर लूज ना करें, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। फिजिक्स में नंबर लूज करने वाले भी बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पे आपके नंबर्स फॉर श्योर लूज होंगे, गलती होने की चांसेस बहुत हाई है। पर यहाँ पे आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग कोई गलती ना करें, इसमें पूरे के पूरे नंबर लेकर के जाएं जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, नॉट फॉर एटम्स बट ऑल्सो फॉर होल मॉडर्न फिजिक्स। आगे हम लोग जब न्यूक्लियाई पढ़ रहे होंगे, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स का जब पार्ट पढ़ेंगे, ये सारे चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, ये सारे चैप्टर जो सेमीकंडक्टर सॉरी मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आते हैं ना, ये सारे चैप्टर्स बहुत इजी और स्कोरिंग है। तो इनमें अपने मार्क्स ना ही लूज करें आप लोग, तो बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, ये सारे फॉर्मूलाज थे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में आप लोगों को दिखेगा कि कितने आसान आसान क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, find the initial momentum of electron if the momentum of electron is changed by pm and the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.50%। तो क्वेश्चन सॉल्विंग का जो हमारा तरीका है वही तरीका अज्यूम करेंगे यहाँ पे भी हम लोग। 8:56 हो रहा है, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं बता दूं कि इनिशियल मोमेंटम जो था इलेक्ट्रॉन का, उसको चेंज कर दिया गया है पीएम से, यानी कि अगर पहले मोमेंटम पी था तो बाद में मोमेंटम हो गया पी प्लस पी एम, यानी कि पीएम का चेंज आया है, फाइनल माइनस इनिशियल। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है लैम्डा, उसमें चेंज आया है 0.50% का। आपको, सॉरी, फाइंड द इनिशियल मोमेंटम द मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इज चेंज, हाँ ठीक है। तो आपको बताना है इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज आपको दिया हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में चेंज दिया हुआ है, और इनिशियल मोमेंटम बताना है। फटाफट से ट्राई कीजिए इसको, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें चेंज के बारे में बात किया गया है, बट अगेन टू द फॉर्मूला ही है ये भी। जिसका भी आंसर आए एक बार हैंड रेस कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना।
आया किसी का? मालिनी, प्रतिभा, दीपिका, किसी का आंसर आया बेटा? चलो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन से डरना नहीं है। क्वेश्चन में जो जो चीजें कही गई हैं ना, वो सब फॉर्मूला बेस्ड नहीं जा रही हैं। बस घुमाया क्या है इसमें कि चेंज की बात कर दी है आप लोगों से। देखो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है ना कि मुझे दो तरह के चेंज दिए हैं। एक तो मेरा चेंज इन मोमेंटम दिया है। चेंज इन मोमेंटम हम कैसे डिनोट करूंगा? डेल्टा पी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मुझे दिया हुआ है पी एम। और चेंज इन लैम्डा जो मुझे है वो मुझे दिया हुआ है 0.50%। 0.50 है ना? हाँ, 0.50%। ठीक है, दो चीज मुझे दी गई हैं। आपको बताना है कि इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, इतना करना है आप लोगों को। अब कैसे करूंगा मैं इसको? सबसे पहले ये जो परसेंट में टर्म दिया हुआ है ना, इसको फ्रैक्शन में लेकर के आएंगे। ठीक है, ताकि पता चले कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? अच्छा, चेंज का वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ है, तो चेंज का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा की वैल्यू है इंटू 100 की वैल्यू है 0.50%। ये मैंने कहाँ से निकाला? किसी का भी चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ये मेरा चेंज होता है, इंटू 100 कर दे तो परसेंटेज आ जाता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? डेल्टा लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, ये आ गया मेरा। यहाँ से मैंने निकाला मेरा डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी? 0.50 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 1/200। ये मैंने निकाल लिया। डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा की वैल्यू हो गई 1/200 मेरी। एक चीज तो मेरी आ गई। अब मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? एच बाई लैम्डा होता है। यहाँ पे किसकी बात की गई है? चेंज की। चेंज के लिए क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करेंगे तब मेरे पास चेंज आएगा दोनों साइड। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस की बात की होती तो मैं डायरेक्ट इसमें डाल देता। अगर मुझे क्या पूछा है? चेंज पूछा है। चेंज के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने दोनों से डिफरेंशिएट किया लैम्डा के रिस्पेक्ट में। ये क्या हो जाएगा? डेल डी पी अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू एच, तो मेरा कांस्टेंट है। 1/λ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/λ²। ये आ गया मेरे dp बाई डी लैम्डा इक्वल टू -h/λ²। अब इसको मैं लिख सकता हूं -h/λ इंटू 1/λ। इस वाले टर्म को -h/λ क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली में क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो ये हो गया मेरा मोमेंटम। यहां से ये p मोमेंटम, ये 1/λ, ये क्या बन गया? -p/λ। तो एक फाइनल इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई कि dp बाई डी लैम्डा की जो मेरी वैल्यू है वो है -p/λ। अब देखो, तुमको किस चीज की वैल्यू पता है? डेल लैम्डा, चेंज इन लैम्डा बाई लैम्डा की वैल्यू हमें पता है। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू पता है, और मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। ये पता है, इसका और इसका फ्रैक्शन पता है, और ये निकालना है। क्या करेंगे? बस थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। इस p को नीचे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? dp बाई पी इज इक्वल टू माइनस डी लैम्डा बाई लैम्डा। डी लैम्डा बाई लैम्डा का वैल्यू क्या है? 1/200 है, इज इक्वल टू -1/200 हो गया। dp की वैल्यू क्या दी हुई है? pm दी हुई है हम लोगों को। एक सेकेंड,
सॉरी, तो dp बाई पी की वैल्यू हमको दी हुई है -1/200, ये आ गई मेरे पास निकल करके। dp की वैल्यू अगेन क्या दी हुई है, pm दी हुई है, यहाँ पे रखा pm बाई पी इज इक्वल टू -1/200। वैल्यू किसकी निकालनी थी, p की, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 200 pm। माइनस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि मोमेंटम मेरा यूजुअली निगेटिव नहीं जाता है, मोमेंटम मेरा, मोमेंटम की वैल्यू निगेटिव नहीं होती है, इसलिए माइनस को वहां से इग्नोर कर देंगे और मॉड्यूलस के साथ ऑपरेट कर रहे होंगे अंत में। तो p की वैल्यू आ गई 200 बाई पी एम। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना आप लोगों को? थोड़ा सा टफ साइड में क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन कराया है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस के यूज होने वाले हैं सब इसी में जाने वाले हैं। क्लियर है पहला क्वेश्चन? दीपिका, प्रतिभा, आप लोग को क्लियर है बेटा? यस सर, यस, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4। तीनों ही क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये तीनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, थोड़ा सा मुझे काम भी है, जाना है। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन था, जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो सकते थे। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन आसान है, सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को दिए हुए हैं और यू कैन सी कि डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ ड्यूट्रॉन दिया हुआ है। अगर आप लोगों को ड्यूट्रॉन नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मेरे जो हाइड्रोजन होता है ना, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तीनों के एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, इसके एटॉमिक मास 1 होती है, इसके एटॉमिक मास 2 होती है, इसके एटॉमिक मास 3 होती है। इस चीज को हम लोग कवर कर रहे होंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में, जिसका नाम है न्यूक्लियस, जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आइसोटोप्स होते क्या हैं, किसके कितने आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स काम कैसे करते हैं, इन चीज को हम लोग अगली क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस पार्ट में। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या जानना है कि जो ड्यूट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, उसका मास होता है 2 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो जहां भी मास ऑफ ड्यूट्रॉन लेना होगा, यहाँ पे मास ऑफ ड्यूट्रॉन, उसको आप लोग 2 लीजिएगा, ठीक है। बाकी पोटेंशियल दिया हुआ है आप लोगों को, डी ब्रोगली का वेवलेंथ का यूज करके हीलियम के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लैम्डा सेम रख करके रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सॉरी, लैम्डा नहीं सेम करके रखा है, फॉर द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो इस तरह से, हाँ, यहाँ पे लैम्डा ही सेम करके रखा है। तो 2 इक्वेशन बनेगा हमारा, एक ड्यूट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू, दूसरी हीलियम के लिए लैम्डा की वैल्यू, दोनों के लैम्डा की वैल्यू को इक्वेट करेंगे और मेरे पास क्या आ जाएगी, हीलियम की जो पोटेंशियल है वो आ जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत क्लियर है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये और भी ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। एच बाई पी की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, लैम्डा की वैल्यू बेसिकली निकालनी है। एक घुसाया क्या है बीच में, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट घुसा दिया है। अगर आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। अगर नहीं पढ़ाया गया है, आई होप नहीं, आई गेस नहीं पढ़ाया गया है, नमन सर ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ सकते हैं। जो बच्चे 12th में हैं, जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, वो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मोमेंटम में मैग्नेटिक फील्ड को कैसे यूज करते हैं, तो वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो वेल एंड गुड। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो टिपिकल क्वेश्चन है नीट का, हजारों बार, मतलब हजारों बार तो नहीं, कई बार क्वेश्चन नीट में आ चुका है ये। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इन दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस के से एक्सेलरेट कराया गया है
वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ नीट है ये, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सबकी सेम है, आपको बताना है कि वेवलेंथ कैसे वेरी कर रहा होगा चीजों का, जो मैंने आपको बताया था इस चीज में, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√v वाले चीज में बताया था कि कैसे कंपेयर करना है। यहाँ पे v को ही कांस्टेंट कर दिया गया है, तो अब सारा खेल किस पे हो रहा होगा, मास और चार्ज पर। प्रोटॉन का मास क्या होता है हम लोगों को पता है, 1 होता है। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 2, और अल्फा पार्टिकल का मास 4 होता है। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, He2+ को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली मेरा हीलियम ही होता है, और इसका मास हो जाता है 4 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इसके चार्जेस पर हम लोग खेल रहे होंगे, उससे रेशियो निकालना है, सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो टेल मी, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर डाउट होता है तो फिर मैं आपको अगले क्लास में या टेलीग्राम पे पिंग कर दीजिएगा, तो उसमें सॉल्व कर दूंगा। या अगर आप लोगों को अच्छे से और एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को टेक ऑन कर लूंगा, ठीक है। क्लियर है।